माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की कहानी किसी बड़े महायुद्ध या किसी जादुई दुनिया की नहीं है, बल्कि उस दुनिया की है जिसे हम हर रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं, छूते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़े से मॉल या किसी नए ऑफिस के शीशे वाले दरवाजे के सामने खड़े हो और समझ ना आ रहा हो कि इसे धक्का देना है या अपनी तरफ खींचना है? आप उसे खींचते हैं, वो हिलता नहीं, फिर आप उसे धक्का देते हैं और वो खुल जाता है। उस एक पल के लिए आपको लगता है कि शायद आप थोड़े बेवकूफ हैं या आपका ध्यान कहीं और था, लेकिन सच तो यह है कि गलती आपकी नहीं, उस दरवाजे की बनावट की थी। मेरा नाम ईशान है और मेरी उम्र भी शायद आपकी तरह ही होगी, वही 25-26 के आसपास, जहां हम दुनिया को जीतने के सपने तो देखते हैं, लेकिन सुबह एक कॉफी मशीन या ऑफिस के अजीब से लाइट स्विच से हार जाते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं थोड़ा क्लमजी हूं, चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। पर फिर मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिन्हें सब प्यार से डोनाल्ड कहते थे, पर वो मेरे लिए किसी बड़े भाई या गाइड जैसे बन गए। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस दिन बारिश बहुत तेज थी और मैं एक नए कैफे में घुसने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ पीतल का हैंडल लगा था। मैंने उसे पूरी ताकत से खींचा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे 2-3 लोग और खड़े थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने फिर कोशिश की, हैंडल को नीचे की तरफ दबाया, सोचा शायद ये कोई नया मैकेनिज्म होगा, पर कुछ नहीं हुआ। तभी अंदर से एक वेटर आया और उसने बस हाथ से दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वो खुल गया। मैं अपनी झेंप मिटाते हुए अंदर गया और एक कोने वाली टेबल पर बैठ गया। पास ही एक सज्जन बैठे थे जिनके बालों में सफेदी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो ईशान, गलती तुम्हारी नहीं है। अगर कोई दरवाजा तुम्हें ये नहीं बता पा रहा कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो दरवाजा खराब है, तुम नहीं। उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था कि मेरा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जिसे मैं अक्सर भूल जाता था, कि हमारे आसपास की चीजें हमारे साथ बात करती है। वो हैंडल जो मैंने खींचा, वो मुझे अफोर्डेंस दे रहा था। मतलब उसकी बनावट मुझे चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे पकड़ो और खींचो। जब किसी चीज की बनावट हमें कुछ करने का न्योता देती है, तो हमारा दिमाग बिना सोचे वही करता है। अगर वहां हैंडल की जगह सिर्फ एक सपाट प्लेट होती, तो मेरा हाथ अपने आप उसे धक्का देता। इसे ही वो सिग्निफायर कह रहे थे, वो छोटे छोटे इशारे जो हमें बताते हैं कि काम कहाँ और कैसे करना है। मैंने अपनी कॉफी का घूंट भरा और सोचने लगा कि कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी इन छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कदम नहीं मिला पा रहे या हम मॉडर्न नहीं हैं, पर असलियत में जो चीजें हमारे काम आसान करने के लिए बनाई गई थी, वही हमें उलझा देती है। वो डोनाल्ड साहब, जिन्हें मैं अब डोन जी कहने लगा था, उन्होंने मुझे समझाया कि डिजाइन का मतलब सिर्फ किसी चीज का सुंदर दिखना नहीं होता। असली डिजाइन तो वो है जो इनविजिबल हो, जो हमें ये एहसास ही न होने दे कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेज पर रखे नमक और मिर्च के दाने की तरफ इशारा किया। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। उन्होंने कहा, अब देखो ईशान, अगर मुझे नमक चाहिए तो मुझे रुककर सोचना पड़ेगा, उसे गौर से देखना पड़ेगा, या शायद थोड़ा छिड़क कर चेक करना पड़ेगा। ये मैपिंग की समस्या है। मैपिंग का मतलब है कि हमारे कंट्रोल और उनके नतीजे के बीच का रिश्ता कितना सीधा है। अगर नमक की दानी पर एस लिखा हो या उसके छेद मिर्च वाली दानी से अलग हो, तो मेरा दिमाग उसे तुरंत पहचान लेगा। हमें हर काम के लिए अपनी वर्किंग मेमोरी पर इतना बोझ क्यों डालना पड़ता है? बातें करते करते मुझे अपने घर के वो पुराने दिन याद आ गए, जब मेरी माँ किचन में नए मिक्सर ग्राइंडर के साथ जूझती थी। उन्हें लगता था कि वो पुरानी सोच की है,
इसलिए उन्हें वो समझ नहीं आ रहा, पर आज समझ आया कि उस मशीन के बटन और उनकी पोजीशनिंग में ही कोई तालमेल नहीं था। डोनजी ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया, जिसे वो कंसेप्चुअल मॉडल कह रहे थे। ये असल में हमारे दिमाग के अंदर का एक छोटा सा नक्शा होता है, जो हमें बताता है कि कोई चीज कैसे काम करती है। जैसे जब हम किसी नल को घुमाते हैं तो हमें पता होता है कि अंदर क्या हो रहा होगा और पानी कैसे निकलेगा। लेकिन अगर कोई नल ऐसा हो जिसे दबाना पड़ता हो या जिसके सेंसर कहीं छिपे हों, तो हमारा वो नक्शा फेल हो जाता है। और जब नक्शा फेल होता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। हम अक्सर गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन में फंस जाते हैं। ये वो दूरी है जो हमारे इरादे और उस काम को करने के तरीके के बीच होती है। मैं चाहता हूं कि कमरा ठंडा हो जाए, ये मेरा इरादा है, लेकिन उस हाईटेक रिमोट के कौन से 10 बटन दबाने हैं ताकि एसी चालू हो? ये वो खाई है जिसे पार करना कभी कभी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। उस दोपहर कैफे में बैठते हुए मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी घबराहट का कारण मेरा कमजोर दिमाग नहीं, बल्कि इस दुनिया की पेचीदा बनावट है। डोनजी ने मेरी कॉफी की तरफ देखते हुए कहा, देखो ईशान, जब तुम कुछ गलत करते हो तो क्या तुम्हें तुरंत पता चलता है कि क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, इसे फीडबैक कहते हैं। जब तुम बटन दबाते हो और एक क्लिक की आवाज आती है या लाइट जलती है तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है कि काम हो गया। लेकिन सोचो उस लिफ्ट के बटन के बारे में जिसे तुम दबाते रहते हो और वो जलता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि लिफ्ट आ रही है या नहीं। वो सन्नाटा, वो जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा डिजाइन फेलियर है। मुझे अपनी वो आदत याद आई जब मैं इंटरनेट धीरे होने पर माउस को बार बार क्लिक करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर कुछ बदल नहीं रहा होता, मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा होता कि कंप्यूटर मेरा काम कर रहा है। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी गलतियों को ह्यूमन एरर का नाम देकर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, अरे ध्यान नहीं रहा या गलती से हो गया। पर डोनजी की बातों ने मुझे एक नया चश्मा दे दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी गलती तब तक इंसानी गलती नहीं है जब तक डिजाइन उसे रोकने की कोशिश न करे। अगर किसी मशीन में ऐसा बटन है जिसे गलती से दबाने पर सारा डेटा उड़ सकता है, तो वो बटन वहां होना ही नहीं चाहिए था, या उसे दबाने के लिए 2 बार कंफर्मेशन मांगनी चाहिए थी। इसे वो कॉन्स्ट्रेंट्स कह रहे थे, वो रुकावटें जो हमें गलत रास्ता पकड़ने से बचाती है। जैसे अगर आप अपनी कार की चाबी अंदर भूल जाएं और दरवाजा लॉक न हो, तो वो एक अच्छा डिजाइन है जो आपको गलती करने से रोक रहा है। उस दिन कैफे से बाहर निकलते वक्त मैंने फिर उसी पीतल के हैंडल वाले दरवाजे को देखा। इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी आई। मैंने देखा कि कैसे हर आने वाला इंसान 1 सेकंड के लिए ठिठकता है, हैंडल को खींचता है और फिर खुद को ही बेवकूफ समझकर चुपचाप अंदर आता है। मैंने सोचा, कितनी अजीब बात है न कि हम सब एक ही जाल में फंसे हैं और एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। मैंने डोनजी से पूछा कि क्या ये दुनिया कभी बदलेगी? क्या कभी चीजें वैसी होंगी जैसी उन्हें होना चाहिए? उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और चलते हुए बोले, ईशान, बदलाव तब आता है जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। जब तुम ये मानना बंद कर देते हो कि गलती तुम्हारी है, तब तुम सुधार की गुंजाइश देखते हो। मैं बारिश में भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा, पर इस बार मेरे चलने में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। रास्ते में मैंने उन बिजली के खंभों को देखा, उन ट्रैफिक सिग्नल्स को देखा और उन दुकानों के शटरों को देखा। हर चीज मुझे कुछ न कुछ बता रही थी। कहीं मैपिंग बहुत बढ़िया थी, तो कहीं सिग्निफायर्स का नामो निशान नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि डिजाइन सिर्फ इंजीनियरों या आर्टिस्टों का काम नहीं है, ये तो इंसानी मनोविज्ञान का एक हिस्सा है। ये इस बारे में है कि हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। घर पहुंचकर मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। हमारे स्विचबोर्ड में 6 स्विच एक साथ लगे हैं। हर बार मुझे पंखा चलाने के लिए कम से कम 2 गलत स्विच दबाने पड़ते हैं। पहले मैं चिढ़ जाता था, पर आज मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा, चलो यहां एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट की कमी है।
मैंने एक छोटा सा मार्कर उठाया और पंखे वाले स्विच के नीचे एक छोटा सा निशान बना दिया। एक छोटा सा इशारा, एक छोटा सा सिग्निफायर, और उसी पल मुझे वो सुकून मिला जो शायद किसी बड़ी उपलब्धि से भी नहीं मिलता। अंधेरे कमरे में खिड़की के पास बैठकर मैंने सोचा कि हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है। कितने सारे रिश्ते, कितनी सारी उम्मीदें और कितने सारे काम हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनका कंसेप्चुअल मॉडल समझ नहीं आता। हम दूसरों को गलत समझ लेते हैं, जबकि शायद समस्या सिर्फ फीडबैक की होती है। हम अपनी भावनाओं को सिग्निफाई नहीं कर पाते और फिर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसे समझ जाए। डिजाइन के ये सिद्धांत सिर्फ निर्जीव वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। डोनजी ने मुझे आज सिर्फ दरवाजों के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने मुझे खुद को माफ करना सिखाया था। उस रात मैं चैन से सोया क्योंकि मुझे पता था कि कल सुबह जब मैं अपनी घड़ी में अलार्म लगाऊंगा और अगर वो नहीं बजा तो मैं खुद को नहीं कोसूंगा। मैं बस उस घड़ी के डिजाइनर को एक बार याद करूंगा और मुस्कुरा दूंगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में ये तो बस शुरुआत थी। मैंने अभी अपनी आंखें खोली ही थी कि दुनिया कितनी उलझी हुई और कितनी सुलझाई जा सकती है। डोनजी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। उनकी वो बातें कि कैसे हम अपनी याददाश्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि हमें अपनी नॉलेज इन दी वर्ल्ड यानी बाहरी दुनिया में मौजूद संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी इंटरनल मेमोरी को इतना थका देते हैं कि जब सच में सोचने की बारी आती है तो हम थक चुके होते हैं। क्यों ना हम अपनी चीजों को इस तरह रखें कि वो खुद हमें याद दिलाएं कि आगे क्या करना है। जैसे दरवाजे के पास चाबियां रखना एक नॉलेज इन दी वर्ल्ड है। ये छोटी छोटी बातें कितनी गहरी हो सकती है, इसका अंदाजा मुझे उस रात पहली बार हुआ। लेकिन अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी था। अभी तो मुझे ये समझना था कि कैसे गलतियां हमें बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है और कैसे स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर हम अपनी सहूलियत खो देते हैं। कहानी अभी लंबी थी और मेरा ये नया नजरिया अभी सिर्फ एक बीज की तरह पनप रहा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बड़े अजीब और दिलचस्प थे। मैं जहां भी जाता मुझे डिजाइन के वो छोटे छोटे इशारे दिखने लगते थे। पर एक शाम मैं फिर से डोनजी के पास पहुंचा, इस बार उनके घर। उनका घर भी बिल्कुल उनकी बातों जैसा था, सादगी भरा, पर हर चीज अपनी सही जगह पर। मैं वहां पहुंचते ही अपनी एक नई परेशानी लेकर बैठ गया। मैंने कहा, डोनजी, आपकी बातों से ये तो समझ आ गया कि दरवाजा खराब है, पर इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। मेरा नया स्मार्ट वॉच ही देख लीजिए, इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं भूल जाता हूं कि कौन सा बटन क्या करता है। मेरा दिमाग जैसे भर गया है। डोनजी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे एक पुरानी घड़ी साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ईशान, हम इंसान अपनी याददाश्त को बहुत महान समझते हैं, पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग याद रखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बना है। हम दो तरह की जानकारी पर भरोसा करते हैं, एक जो हमारे हेड यानी दिमाग के अंदर है और दूसरी जो वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया में बिखरी हुई है। उन्होंने मुझे अपनी मेज पर बुलाया और वहां पड़े कुछ सिक्कों की तरफ इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस 10 रुपए के सिक्के पर अशोक स्तंभ की कितनी धारियां हैं या उसका सटीक डिजाइन कैसा है? मैंने कोशिश की पर मैं हार मान गया। मुझे पता था कि वो 10 का सिक्का है, पर उसकी बारीकियां याद नहीं थी। वो बोले, यही तो जादू है, हमें हर चीज को पूरी सटीकता से याद रखने की जरूरत नहीं होती। हम बस उतना याद रखते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। हम सिक्के को उसके रंग, वजन और साइज से पहचान लेते हैं। इसे कहते हैं प्रिसाइज बिहेवियर फ्रॉम इम्प्रिसाइज नॉलेज। हमारे दिमाग के अंदर की जानकारी यानी नॉलेज इन द हेड अक्सर धुंधली होती है, पर नॉलेज इन द वर्ल्ड यानी बाहर के संकेत उसे पूरा कर देते हैं। अगर तुम्हारी स्मार्ट वॉच तुम्हें यह नहीं बता रही कि बटन दबाने पर क्या होगा,
तो वो तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान ले रही है, जो कि एक बुरा डिजाइन है। मैं उनकी बात गहराई से सोच रहा था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी रसोई में चलने को कहा। वहां उन्होंने चाय बनाने का सामान निकाला। मैंने देखा कि उनके मसालों के डिब्बों पर नाम नहीं लिखे थे, पर फिर भी वो बिना रुके सही डिब्बा उठा रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, अगर मैं इन सब पर लेबल लगा दूं तो वो नॉलेज इन द वर्ल्ड होगा, पर मैंने इन्हें एक खास क्रम में रखा है। ये मेरी आदत बन गई है, यानी ये नॉलेज इन द हेड है। मुश्किल तब आती है जब हमें कोई ऐसी चीज याद रखनी पड़े जिसका कोई मतलब न हो, जैसे कि लंबे पासवर्ड या अजनबियों के फोन नंबर। इसे हम आर्बिट्ररी नॉलेज कहते हैं। इसे याद रखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। मुझे तुरंत अपने ऑफिस का वो लॉगिन याद आया जिसे मैं हर हफ्ते भूल जाता हूं और रिसेट करना पड़ता है। डोन जी ने चाय का पानी चढ़ाया और बोले, ईशान, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम क्यों अक्सर गलतियां करते हैं? क्योंकि हम मशीनों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जैसे बने, जबकि डिजाइनर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मशीनों जैसे सटीक बने। याददाश्त दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म जो बहुत जल्दी मिट जाती है, जैसे कि किसी ने तुम्हें अभी एक नंबर बताया और तुम उसे डायल करते करते भूल गए, और दूसरी लॉन्ग टर्म, जहां बातें पहुंचने में वक्त लगता है। एक अच्छा डिजाइन वो है जो हमारी वर्किंग मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर बोझ न डाले। अगर मुझे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते वक्त पिछला नंबर याद रखना पड़ रहा है तो वो डिजाइनर की नाकामी है। तभी खिड़की से ठंडी हवा आई और उन्होंने चाय के कप मेरी तरफ बढ़ाए। उन्होंने एक बहुत ही मजेदार बात कही, ईशान, तुम्हें पता है कि लीगो के खिलौने बच्चे इतनी आसानी से कैसे जोड़ लेते हैं? क्योंकि उनमें कॉन्स्ट्रेंट्स यानी सीमाएं होती हैं। एक टुकड़ा दूसरे में तभी फिट होगा जब वो उसके लिए बना हो। ये फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। दुनिया में हमें रोकने वाली 4 तरह की बाधाएं होती हैं जो हमें सही रास्ता दिखाती है। पहली तो यही भौतिक बाधाएं, जैसे एक चाबी ताले में तभी जाएगी जब वो सही होगी। तुम गलत तरीके से उसे डाल ही नहीं सकते। मुझे याद आया कि कैसे मेरा मोबाइल चार्जर यानी USB केबल हमेशा पहले गलत साइड से घुसने की कोशिश करता है। मैंने हंसते हुए कहा, इसका मतलब चार्जर में कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट नहीं है? वो भी हंसे और बोले, बिल्कुल, अगर उसे ऐसा बनाया जाता कि वो दोनों तरफ से लग सके या सिर्फ एक ही तरफ से घुस पाए तो कितनी झुंझलाहट कम हो जाती। उन्होंने फिर अपनी अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें वो अपनी जवानी के दिनों में किसी विदेशी दोस्त के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, दूसरी बाधा होती है कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट यानी सांस्कृतिक सीमाएं। जैसे हमें पता है कि लाल बत्ती का मतलब रुकना है और हरी का मतलब चलना। ये कहीं कुदरत में नहीं लिखा, पर हमारे समाज ने ये नियम बनाए हैं। अगर मैं तुम्हें एक नया गैजेट दूं जिसमें कैंसिल बटन लाल रंग का हो, तो तुम बिना पढ़े समझ जाओगे कि ये क्या करेगा। ये जानकारी हमारे दिमाग में नहीं, हमारी संस्कृति में है। फिर आती है सिमेंटिक कॉन्स्ट्रेंट यानी अर्थ की सीमा। जैसे अगर तुम एक मॉडल कार बना रहे हो तो तुम ड्राइवर की सीट को हमेशा आगे की तरफ ही लगाओगे, क्योंकि उसका मतलब वही बनता है। पीछे लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं चुपचाप सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुंध छंट रही हो। डोन जी ने आखिरी बात कही, और सबसे मजेदार है लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट। अगर तुम अपनी घड़ी के सारे पुर्जे खोल दो और फिर उन्हें वापस जोड़ो और अंत में एक छोटा सा पेज बच जाए, तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ गलत हुआ है। वो बचा हुआ पेज एक लॉजिकल इशारा है कि काम अधूरा है। अच्छे डिजाइनर इन चारों बाधाओं का इस्तेमाल करके हमें बिना किसी मैनुअल के चीजें इस्तेमाल करना सिखा देते हैं। मुझे अपनी जिंदगी के वो अनगिनत लम्हे याद आए जब मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का मोटा सा यूजर मैनुअल पढ़ने की कोशिश करता था और 10 मिनट बाद हार मान जाता था। डोन जी की बातों से समझ आया कि अगर मुझे मैनुअल पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि डिजाइनर ने कॉन्स्ट्रेंट्स और मैपिंग का सही इस्तेमाल नहीं किया।
उन्होंने मुझे बताया कि एक और चीज होती है जिसे वो फोर्सिंग फंक्शंस कहते हैं। ये वो तरीके हैं जो हमें गलती करने से बिल्कुल रोक देते हैं। जैसे आजकल की कारों में जब तक आप गियर न्यूट्रल या पार्क पर नहीं करते, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, या जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, वो शोर मचाती रहती है। ये हमें सही काम करने पर मजबूर करते हैं। चाय खत्म हो चुकी थी और बाहर अंधेरा बढ़ गया था। मैंने खिड़की के बाहर देखा, सड़क की लाइटें जल चुकी थी। डोन जी ने एक आखिरी मंत्र दिया, ईशान। कभी कभी हम चीजों को सुंदर बनाने के चक्कर में उनकी उपयोगिता खो देते हैं। इसे वो द डिजाइनर्स डिलेमा कहते हैं। अगर मैं इस स्विचबोर्ड को बहुत कलात्मक बना दूं, तो शायद तुम ये न जान पाओ कि लाइट कहां से जलेगी। याद रखना, असली कलाकारी वो है जो इंसान को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करे और उसे बेहतर महसूस कराए, न कि उसे अपनी ही नजरों में कमजोर बनाए। मैं उस रात जब उनके घर से निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी स्मार्ट वॉच अब मुझे उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। मैंने उसे गौर से देखा। उसमें एक छोटा सा क्राउन बटन था जिसे घुमाया जा सकता था। ये एक अफोर्डेंस था। मैंने उसे घुमाया और स्क्रीन पर लिस्ट ऊपर नीचे होने लगी। ये नेचुरल मैपिंग थी। मुझे अब ये याद रखने की जरूरत नहीं थी कि कहां क्लिक करना है। बटन की बनावट और उसका रिस्पॉन्स मुझे खुद बता रहे थे। मैंने सोचा, कितनी अजीब बात है कि हम डिजाइन को सिर्फ बाहरी चमक धमक समझते हैं, जबकि वो तो हमारे सोचने और काम करने के तरीके की एक परछाई है। उस रात घर जाते हुए रास्ते में एक एटीएम मशीन पड़ी। मैं वहां रुका पैसे निकालने के लिए। कार्ड डालते ही मशीन ने एक तेज आवाज की और कार्ड को अंदर लॉक कर दिया। पहले मैं घबरा जाता था, पर आज मुझे डोन जी की बात याद आई। ये एक फोर्सिंग फंक्शन है ताकि मैं पैसे लेकर कार्ड भूल न जाऊं। जब तक मेरा ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, वो कार्ड नहीं छोड़ेगी। मैं मुस्कुराया और पैसे लेकर बाहर आ गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी नई भाषा को पढ़ना सीख रहा हूं। एक ऐसी भाषा जो शब्दों में नहीं, बल्कि चीजों की शक्ल और उनके व्यवहार में छिपी है। और इस भाषा का सबसे बड़ा शब्द था एम्पैथी, यानी सहानुभूति। एक डिजाइनर को यह समझना पड़ता है कि इस्तेमाल करने वाला इंसान है, कोई भगवान नहीं जो कभी गलती न करे। ये एहसास मुझे एक अजीब सी शांति दे रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अब मैं अपनी छोटी मोटी भूलों को लेकर खुद को कोसना बंद कर चुका था। मैंने जान लिया था कि नॉलेज इन द वर्ल्ड मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। पर अभी एक और बड़ी पहेली सुलझनी बाकी थी। डोन जी ने चलते चलते एक बात कही थी कि एरर्स यानी गलतियां भी दो तरह की होती है। एक जो हम अनजाने में कर बैठते हैं और एक जो हम सोच समझकर गलत फैसले की वजह से करते हैं। इन गलतियों के पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां गलती जैसा कोई शब्द ही न हो, बस सुधार के मौके हों। ये सब जानने के लिए मेरा मन अब और भी बेचैन था और मुझे पता था कि अगली मुलाकात में डोन जी मुझे किसी और गहरे सफर पर ले जाएंगे। अगली सुबह जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मन में एक अलग सी हलचल थी। कल रात डोन जी के घर से जो बातें लेकर मैं लौटा था, वो मेरे साथ किसी साए की तरह चल रही थी। ऑफिस पहुंचते ही मेरा सामना एक बड़ी मुसीबत से हुआ। हमारी टीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम कर रही थी। क्लाइंट्स बस पहुंचने ही वाले थे और तभी मैंने गलती से उस फाइल का सबसे पुराना वर्जन सर्वर पर अपलोड कर दिया। जब मुझे अपनी एरर्स का पता चला तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बॉस की डांट और साथियों की नजरें मुझे बता रही थी कि मैं कितना केयरलेस हूं। मैंने खुद से भी यही कहा, ईशान, तू कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन तभी मुझे डोन जी की मुस्कुराहट याद आई। क्या सच में ये मेरी लापरवाही थी या फिर उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में ही कुछ गड़बड़ थी जहां अपलोड और डिलीट के बटन बिल्कुल साथ साथ थे। शाम को मैं फिर से उसी पार्क की बेंच पर बैठा था जहां डोन जी अक्सर शाम की धूप सेंकते थे। मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना
और अपनी छड़ी से घास पर कुछ लकीरें खींचते हुए बोले, ईशान, तुम्हें पता है दुनिया में ह्यूमन एरर जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो बस डिजाइनर्स का एक बहाना है अपनी गलतियों को छुपाने का। उनकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने समझाया कि हम जिन्हें गलतियां कहते हैं वो दरअसल दो तरह की होती हैं, स्लिप्स और मिस्टेक्स। उन्होंने एक बहुत ही आसान उदाहरण दिया। सोचो, तुम अपनी कार की चाबी उठाना चाहते थे पर तुमने हाथ बढ़ाकर अपना चश्मा उठा लिया। तुम्हारा इरादा सही था, तुम्हारा गोल बिल्कुल साफ था, पर उस इरादे को पूरा करने के एक्शन में स्लिप हो गया। ये तब होता है जब हम किसी काम को ऑटो पायलट पर कर रहे होते हैं, जैसे तुमने अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करते वक्त किया। तुम्हारा ध्यान शायद क्लाइंट्स की मीटिंग पर था और तुम्हारी उंगलियों ने वो बटन दबा दिया जो हमेशा से वही था। मैंने महसूस किया कि ये सच था। उस वक्त मेरा दिमाग प्रेजेंटेशन की बारीकियों में था, न कि उस बटन के नाम को पढ़ने में। डोन जी आगे बढ़े, लेकिन मिस्टेक्स अलग होती है। मिस्टेक तब होती है जब तुम्हारा इरादा ही गलत हो। मान लो तुमने सोचा कि इस समस्या का समाधान ये फाइल अपलोड करने से हो जाएगा, जबकि असल में वो फाइल ही गलत थी। यहां तुम्हारा कंसेप्चुअल मॉडल ही गड़बड़ा गया था। तुमने पूरी समझदारी से काम किया, पर जो जानकारी तुम्हारे पास थी वही अधूरी या गलत थी। स्लिप्स अनजाने में होते हैं, पर मिस्टेक्स गलत प्लानिंग का नतीजा होते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ईशान, जब भी कोई गलती हो तो ये मत पूछो कि किसने की, बल्कि ये पूछो कि क्यों हुई। यही उन्होंने मुझे रूट कॉज एनालिसिस के बारे में बताया, जिसे वो दी 5 वाइज कहते थे। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी गलती की जड़ तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 बार क्यों पूछना चाहिए। जैसे, फाइल गलत अपलोड क्यों हुई? क्योंकि बटन कंफ्यूजिंग थे। बटन कंफ्यूजिंग क्यों थे? क्योंकि डिजाइनर ने उन्हें एक ही रंग और साइज का बनाया था। वो एक ही रंग के क्यों थे? क्योंकि कंपनी ने डिजाइन पर बजट कम खर्च किया था। ऐसे करते करते हम उस असली समस्या तक पहुंच जाते हैं जहां सुधार की गुंजाइश होती है, न कि सिर्फ उस इंसान को सजा देने तक जिसने वो बटन दबाया। बातें गहरी होती जा रही थी। डोन जी ने मुझे 7 स्टेजेस ऑफ एक्शन के बारे में बताया। ये किसी भी काम को करने का एक मानसिक चक्र है। सबसे पहले हम एक गोल यानी लक्ष्य तय करते हैं, फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि उसे कैसे करना है। उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से स्टेप्स लेने हैं, और फिर हम उसे परफॉर्म यानी असल में करते हैं। काम होने के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में क्या बदलाव आया, उसे परसीव करते हैं, उसका इंटरप्रेट यानी मतलब निकालते हैं, और अंत में कंपेयर करते हैं कि क्या हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। उन्होंने कहा, ईशान, अगर इनमें से किसी भी स्टेज पर डिजाइन हमें धोखा दे दे तो हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। अगर तुम्हें यह समझ ही ना आए कि काम पूरा हुआ या नहीं तो तुम उलझ जाओगे। मुझे याद आया कि कैसे कई बार मैं ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अटक जाता हूं। पेमेंट हो जाती है, बैंक से मैसेज आ जाता है, पर वेबसाइट पर गोल पहिया घूमता रहता है। वहां फीडबैक की कमी है। मैं इवैल्यूएशन की स्टेज पर फंस जाता हूं। डोन जी ने कहा कि एक अच्छा डिजाइन वो है जो हमें गलतियां करने की आजादी दे। क्या तुमने कभी सोचा है कि कंप्यूटर में अंडू का बटन ना होता तो क्या होता? Ctrl+Z ने करोड़ों लोगों का स्ट्रेस कम कर दिया है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमें प्रयोग करने की हिम्मत देता है। उन्होंने एक और मजेदार टर्म इस्तेमाल की, दी स्विस चीज मॉडल। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जैसे कि हवाई जहाज का गिरना या न्यूक्लियर पावर प्लांट में गड़बड़ कभी एक इंसान की छोटी सी गलती से नहीं होते। ये तब होते हैं जब बहुत सारी छोटी छोटी कमियां जैसे स्विस पनीर के छेदों की तरह एक लाइन में आ जाती है। अगर किसी एक जगह भी डिजाइन ने उस गलती को रोक लिया होता तो हादसा टल जाता। ईशान, जिम्मेदारी डिजाइन की होनी चाहिए कि वो इंसान को उसकी स्वाभाविक इम्परफेक्ट
नेचर के साथ स्वीकार करें। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मुझे अपने ऑफिस वाली घटना अब एक बोझ नहीं लग रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं उस सॉफ्टवेयर का शिकार था, उसका मास्टर नहीं। डोनजी ने हंसते हुए कहा, अगली बार जब तुम्हारे बॉस चिल्लाएं, तो उन्हें बड़े प्यार से दी 5 आइज समझा देना। शायद वो समझ जाएं कि उन्हें नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नया कर्मचारी नहीं। उनकी इस हल्की फुल्की हंसी ने मेरे मन का सारा गुबार साफ कर दिया। पार्क से घर लौटते वक्त मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार गिरता, पर उसकी साइकिल में लगे सपोर्ट व्हील्स उसे पूरी तरह पलटने से बचा लेते थे। वो सपोर्ट व्हील्स अभी तो एक तरह के कांस्टेंट थे, एक तरह का डिजाइन फॉर एरर। डिजाइन ने उस बच्चे को गिरने का एहसास तो दिया, पर चोट लगने से बचा लिया। काश हमारी पूरी दुनिया ऐसी ही होती, जहां हमें गलतियां करने पर शर्मिंदा न होना पड़ता, बल्कि हमारी चीजें हमें सिखाती कि अगली बार इसे बेहतर कैसे करना है। रात को सोने से पहले मैंने अपनी पुरानी फाइलों को चेक किया। मैंने पाया कि मेरा अपना फाइल नाम रखने का तरीका ही कितना कंफ्यूजिंग था। फाइनल अंडरस्कोर वर्जन, फाइनल अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर वर्जन, रियल अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर कॉपी। ये एक मिस्टेक थी, एक गलत सिस्टम जो मैंने खुद बनाया था। मैंने मुस्कुराते हुए उन सबका नाम बदला और एक साफ मैपिंग तैयार की। आज की नींद बहुत गहरी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कल की गलतियों के लिए मेरे पास अंडू करने का नजरिया आ गया था। लेकिन अभी एक और पहलू बाकी था। डोनजी ने बातों बातों में कहा था कि कभी कभी हम सिर्फ चीजों के डिजाइन में नहीं, बल्कि प्रोसेस और सिस्टम के डिजाइन में भी उलझ जाते हैं। कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे भागती हैं और उस इंसान को भूल जाती है जिसे उसे इस्तेमाल करना है। ये ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन क्या भला है, और कैसे ये हमारे जीने के ढंग को बदल सकता है? ये सवाल मेरे मन के किसी कोने में कुलबुला रहे थे, और मुझे पता था कि डोनजी के पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हमने देखा कि गलती करना सिर्फ मानवीय नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि हमारे आसपास की दुनिया में कुछ सुधार की जरूरत है। अगली बार जब आप अपने ऑफिस में या घर पर किसी मशीन से परेशान हो, तो रुककर एक बार डोनजी की उस बात को याद जरूर करना कि आप बेवकूफ नहीं हैं, शायद बस वो डिजाइन ही आपके काबिल नहीं है। और यही वो छोटा सा बदलाव है जो हमारी सोच को फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उठाकर क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी, उस दुनिया को समझने की जो हर पल बदल रही है। अगले हफ्ते जब मैं डोनजी से मिला, तो वो अपने बगीचे में एक पुराने रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वो रेडियो इतना पेचीदा था कि उसमें कम से कम 20 छोटे छोटे बटन थे, और हर बटन पर कुछ ऐसा लिखा था जो मेरी समझ के बाहर था। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कहा, डोनजी, लगता है इस रेडियो के डिजाइनर ने आपकी बातें नहीं सुनी थी। इसमें तो न सही मैपिंग है और न ही कोई साफ सिग्निफायर। उन्होंने अपनी ऐनक नाक पर टिकाई और हंसते हुए बोले, यही तो विडंबना है ईशान। कभी कभी डिजाइनर इतने काबिल होते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो चीज बना किसके लिए रहे हैं। वो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के रास्ते से भटक जाते हैं और अपनी ही कलाकारी में खो जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन या HCD है क्या? क्या ये सिर्फ एक फैंसी नाम है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? उन्होंने रेडियो को एक तरफ रखा और मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। देखो ईशान, HCD का सीधा सा मतलब है इंसान को सबसे ऊपर रखना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी महान है और इंसान को उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि टेक्नोलॉजी को इंसान की जरूरतों, उसकी क्षमताओं और यहां तक कि उसकी कमियों के हिसाब से बनना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम, यानी सही समस्या को पहचानना। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही कि ज्यादातर लोग गलत समस्या का बहुत शानदार समाधान ढूंढ लेते हैं। जैसे
अगर कोई कंपनी कहे कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो तेजी से फाइलें स्कैन करे, तो एक इंजीनियर शायद उसकी स्पीड बढ़ाने पर काम करेगा, पर एक डिजाइनर पूछेगा, हमें फाइलें स्कैन ही क्यों करनी है? क्या हम उस कागजी काम को ही खत्म नहीं कर सकते? असली समस्या को ढूंढना ही डिजाइन का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। यही डोनजी ने मुझे एक बहुत ही जादुई चीज के बारे में बताया, जिसे वो डबल डायमंड मॉडल कहते थे। उन्होंने जमीन पर अपनी छड़ी से 2 हीरे जैसे आकार बनाए। ईशान, डिजाइन का सफर इन 2 हीरों से होकर गुजरता है। पहले हीरे का काम है सही समस्या को ढूंढना, फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम। इसमें 2 हिस्से होते हैं, डिस्कवर और डिफाइन। जब हम शुरू करते हैं तो हम अपनी सोच को फैला देते हैं, जिसे डाइवर्ज करना कहते हैं। हम लोगों को देखते हैं, उनकी मुश्किलें समझते हैं और हर मुमकिन पहलू पर गौर करते हैं। हम मानकर नहीं चलते कि हमें पता है कि क्या गलत है। फिर आता है डिफाइन वाला हिस्सा, जहां हम अपनी सारी खोज को समेटते हैं और एक असली ठोस समस्या पर टिकते हैं, जिसे कन्वर्ज करना कहते हैं। मैंने गौर किया कि कैसे ये हमारे आम जीवन में भी लागू होता है। हम अक्सर किसी भी समस्या का तुरंत हल निकालने की जल्दी में रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हम सही चीज पर ध्यान दे रहे हैं। डोनजी आगे बढ़े। फिर शुरू होता है दूसरा हीरा, सही समाधान ढूंढना, फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन। इसमें भी 2 हिस्से हैं, डेवलप और डिलीवर। यहां फिर से हम डाइवर्ज करते हैं और ढेर सारे आइडिया सोचते हैं। कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। और फिर अंत में हम सबसे बेहतरीन आइडिया को चुनकर उसे डिलीवर करते हैं। पर याद रखना ईशान, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये एक गोल घेरा है। हम बार बार पीछे जाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसे वो आइटरेटिव डिजाइन कहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में 4 स्तंभ होते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। अगर तुम्हें समझना है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उनसे पूछो मत, बल्कि उन्हें देखो। लोग अक्सर वो नहीं कहते जो वो असल में करते हैं। वो खुद अपनी मुश्किलों के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें वो समस्या ही नहीं लगती। दूसरा है आइडिएशन, खुलकर सोचना। तीसरा है प्रोटोटाइपिंग, अपने आइडिया को एक कच्ची शक्ल देना, चाहे वो कागज पर बना एक स्केच ही क्यों न हो। और चौथा है टेस्टिंग, असली लोगों को वो चीज इस्तेमाल करने देना और ये देखना कि वो कहां अटक रहे हैं। डोनजी ने हंसते हुए कहा, ईशान, एक अच्छा डिजाइनर वो नहीं है जिसे पहली बार में ही सब सही मिल जाए, बल्कि वो है जो जल्दी और सस्ते में फेल होना जानता है ताकि वो असली काम तक पहुंच सके। हमारी बातें चल ही रही थी कि अचानक मुझे अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट की याद आई। हम एक नया ऐप बना रहे थे और हर मीटिंग में हमारे बॉस एक नया फीचर जोड़ देते थे। कभी उन्हें चैटबॉट चाहिए था, तो कभी उन्हें 3D ग्राफिक्स। डोनजी ने मेरी परेशानी भांप ली और बोले, इसे क्रीपिंग फीचरिज्म या फीचराइटिस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बर्बाद कर देती है। जब किसी चीज में इतने फीचर्स आ जाते हैं कि वो इस्तेमाल करने में बोझ बन जाएं, तो उसकी सादगी और खूबसूरती खत्म हो जाती है। कंपनियां अक्सर कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे की नकल करने लगती है और अंत में वो एक ऐसा राक्षस खड़ा कर देती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। उन्होंने मुझे द डिजाइनर्स डिलेमा यानी डिजाइनर की दुविधा के बारे में भी समझाया। एक तरफ मार्केटिंग टीम होती है जो चाहती है कि प्रोडक्ट में दुनिया भर के फीचर्स हो ताकि वो उसे आसानी से बेच सके। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग टीम होती है जो चाहती है कि चीजें सरल और मजबूत हो। और तीसरी तरफ होता है असली यूजर, जिसे बस अपना काम आसानी से करना होता है। एक डिजाइनर को इन सब के बीच एक पुल बनाना पड़ता है। डोनजी ने चाय का एक और प्याला पीते हुए कहा, ईशान, असली दुनिया में कोई भी डिजाइन परफेक्ट नहीं होता। वहां बजट की कमी होती है, डेडलाइंस होती है और लोगों की अपनी अपनी राय होती है। डिजाइन करना असल में ट्रेड ऑफ का खेल है, यानी ये चुनना कि क्या छोड़ना है और क्या रखना है। मुझे उनकी बातों से एक बहुत बड़ी राहत मिली।
मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं ही अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा, पर आज समझ आया कि मेरी जिंदगी का सिस्टम ही शायद क्रीपिंग फीचरिज्म का शिकार हो गया है। मैंने अपनी पढ़ाई, जिम, ऑफिस और हॉबीज के बीच इतने सारे फीचर्स जोड़ लिए थे कि मैं अपनी कोर प्रॉब्लम ही भूल गया था। डोनजी ने मुझे समझाया कि जैसे एक अच्छे प्रोडक्ट को बार बार आइटरेट और टेस्ट किया जाता है, वैसे ही हमें अपनी आदतों और कामों को भी परखना चाहिए। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसे हटा देना ही बेहतर है, चाहे वो कितनी भी कूल क्यों न लगे। बातों बातों में शाम ढल गई। डोनजी ने वो पुराना रेडियो फिर से हाथ में लिया और कहा, पता है ईशान, इस रेडियो में एक बहुत अच्छी बात भी है। जब भी मैं इसका ट्यूनिंग नॉब घुमाता हूं तो मुझे एक हल्का सा रेजिस्टेंस महसूस होता है। ये मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। ये छोटा सा फीडबैक ही मुझे इस मशीन से जोड़ता है। उन्होंने मुझे एक नया नजरिया दिया कि डिजाइन सिर्फ स्क्रीन या मशीनों तक सीमित नहीं है, ये तो हमारे संवाद करने का एक तरीका है। जब हम किसी के लिए कुछ बनाते हैं, चाहे वो एक ईमेल हो या एक बड़ी इमारत, हम असल में उनके साथ एक रिश्ता बना रहे होते हैं, और उस रिश्ते की बुनियाद एम्पैथी यानी दूसरों के जूतों में पैर रखकर देखना ही होनी चाहिए। घर लौटते वक्त मैंने अपने आसपास की चीजों को एक डिजाइनर की नजर से देखना शुरू किया। मैंने देखा कि कैसे मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त लोग अक्सर एक खास कोने में ही भीड़ लगाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वहां से बाहर का रास्ता ज्यादा साफ दिखता है। ये एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन थी। मैंने सोचा कि अगर मैं वहां का मैनेजर होता तो क्या मैं वहां बोर्ड लगाता कि यहां भीड़ न करें, जो कि एक बुरा डिजाइन होता, या फिर मैं रास्ता ही इस तरह बनाता कि भीड़ अपने आप सही दिशा में मुड़ जाए। ये सोच ही अपने आप में कितनी सशक्त थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस हिस्से में मैंने ये जाना कि डिजाइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये तो बस लोगों को समझने की एक कोशिश है। डोनजी ने मुझे सिखाया कि समस्या का हल ढूंढने से पहले समस्या को गले लगाना जरूरी है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में बाकी था। हम जिन चीजों को आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कल बदल जाएंगी। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। एआई, स्मार्ट होम्स और न जाने क्या क्या। क्या डिजाइन के ये पुराने सिद्धांत इन नई और अदृश्य इनविजिबल चीजों पर भी लागू होंगे? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डिजाइन हमें और आजाद करेगा, या फिर हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे? डोनजी का चेहरा मेरे मन में था और मुझे पता था कि अगली बार वो मुझे भविष्य की उन गलियों में ले जाएंगे जहां सब कुछ बदल रहा है, पर इंसान की बुनियादी जरूरतें शायद आज भी वही है। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरे कमरे की वो स्मार्ट लाइट्स मेरा इंतजार कर रही थी। आपको याद होगा, पिछले हिस्से में मैंने उन पर एक छोटा सा निशान बनाया था ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा स्विच किस काम का है। पर आज मुसीबत कुछ और थी। जैसे ही मैंने स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। पता चला कि मेरे फोन के ऐप में कोई अपडेट आया है, और जब तक मैं उसे अपडेट नहीं करता, मेरी लाइटें मेरा कहना नहीं मानेंगी। मैं वही अंधेरे में खड़ा सोच रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं, या हमने बस अपनी मुश्किलों का रूप बदल दिया है? अगले दिन जब मैं डोनजी के पास पहुंचा तो वो अपनी पुरानी टाइपराइटर मशीन को साफ कर रहे थे। मैंने अपनी झेंप मिटाते हुए उन्हें कल रात का वाकया सुनाया। मैंने उनसे पूछा, डोनजी, क्या ये नई टेक्नोलॉजी हमें और बेवकूफ बना रही है? पहले कम से कम बटन तो काम करते थे, अब तो बटन ही गायब हो गए हैं। सब कुछ स्क्रीन पर आ गया है। डोनजी ने टाइपराइटर की एक की को दबाया, टक की आवाज आई और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ईशान, इसे दी पैराडॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती है, वो हमें और भी ज्यादा काम करने की ताकत देती है, लेकिन साथ ही वो चीजों को और पेचीदा भी बना देती है। पहले एक फोन से सिर्फ बात होती थी, आज उससे पूरी दुनिया चलती है। अब उस छोटे से स्क्रीन पर हजारों फीचर्स को इस तरह फिट करना कि वो आसान भी लगे और काम भी करें,
ये डिजाइनर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरफ इशारा किया और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बटन इसी क्रम में क्यों है? क्यू या टीवाई? ये कोई सबसे आसान तरीका नहीं है टाइप करने का, बल्कि ये तो इसलिए बनाया गया था ताकि पुराने टाइपराइटर की मैकेनिकल बाहें एक दूसरे में न फंसे। पर आज जब हमारे पास टच स्क्रीन है, तब भी हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? मैंने सोचा और कहा, शायद इसलिए क्योंकि हमें इसकी आदत पड़ गई है। वो मुस्कुराए और बोले, इसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, यानी मानकीकरण। जब हम किसी चीज को डिजाइन के जरिए पूरी तरह सहज नहीं बना पाते, तो हम उसे एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। एक बार जब सब लोग एक ही तरीके को सीख लेते हैं, तो फिर वो नॉलेज इन द हेड बन जाता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तरीका सबसे अच्छा है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो सबके लिए एक जैसा है। सोचो, अगर हर कंपनी अपनी कारों में गियर और ब्रेक की जगह बदल दे तो क्या होगा? सड़कों पर कत्लेआम मच जाएगा। इसलिए जहां डिजाइन फेल होता है, वहां स्टैंडर्ड्स हमें बचाते हैं। डोनजी की इस बात ने मुझे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि हम अक्सर नई चीजों से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो पुराने स्टैंडर्ड्स को तोड़ देती है और हमें फिर से सीखने पर मजबूर करती है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मुझे द डिजाइनर्स डिलेम के एक और गहरे पहलू के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ईशान, तुम्हें क्या लगता है कंपनियां खराब डिजाइन वाली चीजें क्यों बनाती हैं? क्या वो जानबूझकर ऐसा करती हैं? मैंने कहा, शायद उन्हें परवाह नहीं होती। उन्होंने अपना सिर हिलाया और बोले, नहीं, असली कारण है कंपटीशन और समय। बाजार में हर कोई सबसे पहले पहुंचना चाहता है। अगर एक डिजाइनर कहे कि मुझे अभी और टेस्टिंग करनी है या मुझे इस बटन की जगह बदलनी है, तो मार्केटिंग टीम कहेगी कि हमारे पास वक्त नहीं है, प्रोडक्ट कल लॉन्च होना चाहिए। और फिर आती है फीचराइटिस की बीमारी, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। हर नया वर्जन पिछले वाले से ज्यादा फीचर्स के साथ आना चाहिए, वरना लोग उसे खरीदेंगे नहीं। इस होड़ में यूजेबिलिटी यानी इस्तेमाल करने की आसानी कहीं पीछे छूट जाती है। मुझे अपने ऑफिस की वो मीटिंग्स याद आई जहां हम बस इस बात पर बहस करते थे कि ऐड टू कार्ट का बटन किस रंग का होना चाहिए, जबकि कोई नहीं देख रहा था कि यूजर को पेमेंट गेटवे तक पहुंचने में कितनी मुश्किल हो रही है। डोनजी ने मुझे एक बहुत ही कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, ईशान, एक अच्छा डिजाइनर सिर्फ वो नहीं है जो सुंदर चीजें बनाए, बल्कि वो है जो अपनी कंपनी के अंदर भी एक डिजाइन कल्चर पैदा करे। उसे इंजीनियरों को यह समझाना होगा कि मशीनें इंसानों के लिए हैं, और मार्केटिंग वालों को यह बताना होगा कि सादगी ही सबसे बड़ा फीचर है। ये एक लड़ाई है जो हर डिजाइनर को हर रोज लड़नी पड़ती है। बातों का सिलसिला अब भविष्य की तरफ मुड़ गया था। डोनजी ने कहा, ईशान, आने वाला कल इनविजिबल होगा। अब मशीनें हमारे कपड़ों में, हमारी दीवारों में और यहां तक कि हमारी आवाज में होंगी। जब कोई चीज दिखती नहीं तो उसे डिजाइन करना और भी मुश्किल हो जाता है। वहां सिग्निफायर्स और फीडबैक का क्या होगा? अगर तुम अपने घर से कहो कि लाइट जला दो और वो न जले, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसने तुम्हारी बात सुनी या नहीं? क्या वो कोई आवाज करेगी? क्या कोई छोटी सी रोशनी जलेगी? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त के डिजाइनर सुलझाएंगे। उन्होंने मुझे समझाया कि चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए, इंसान की बुनियादी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी नहीं बदलती। हमें आज भी वही 7 स्टेजेस ऑफ एक्शन पार करनी पड़ती है। लक्ष्य बनाना, योजना बनाना और उसे अंजाम देना। मैंने खिड़की के बाहर देखा, सूरज ढल रहा था और आसमान में पंछी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। डोनजी ने बड़े सुकून से कहा, देखो ईशान, कुदरत का अपना एक डिजाइन है। पंछियों को कोई मैनुअल नहीं पढ़ना पड़ता कि उड़ना कैसे है। उनकी बनावट ही उनका अफोर्डेंस है। हमारी बनाई चीजें भी ऐसी ही होनी चाहिए। डिजाइन का असली मकसद ये नहीं है कि हम मशीनों को स्मार्ट बनाएं,
बल्कि ये है कि हम इंसानों को स्मार्ट महसूस कराएं। अगर कोई मशीन तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर दे, तो समझ लेना कि वो मशीन अभी अधूरी है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि डिजाइन सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है। ये इस बारे में है कि हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। जब एक डिजाइनर किसी चीज को आसान बनाता है, तो वो दरअसल उस इंसान के समय और उसकी ऊर्जा का सम्मान कर रहा होता है जो उसे इस्तेमाल करेगा। मैंने डोनजी से पूछा, तो क्या हम कभी एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां सब कुछ बिल्कुल सही होगा? वो थोड़ा हंसे और बोले, परफेक्शन एक सफर है, मंजिल नहीं। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, नई समस्याएं आएंगी और हम उनके नए समाधान ढूंढेंगे। पर अगर हम ह्यूमन सेंटर्ड सोच को पकड़ कर रखेंगे, तो कम से कम हम सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। मैं जब उनके घर से निकला तो मैंने अपनी वो स्मार्ट वॉच देखी। अब मुझे उससे चिढ़ नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद इसके डिजाइनर ने बहुत कोशिश की होगी इतने सारे फीचर्स को इस छोटी सी जगह में समेटने की। मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसे सीखने की कोशिश करूंगा, पर साथ ही जहां ये मुझे परेशान करेगी, मैं वहां सवाल भी उठाऊंगा। घर पहुंचते ही मैंने अपनी उस स्मार्ट लाइट के ऐप को अपडेट किया। इस बार मैंने ध्यान से देखा कि अपडेट होने के दौरान स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रोग्रेस बार चल रहा था। ये एक फीडबैक था और जैसे ही वो पूरा हुआ, एक हल्की सी डिंग की आवाज आई। ये भी एक सिग्निफायर था कि अब सब ठीक है। उस रात मैं अंधेरे में नहीं बैठा। मैंने अपनी आवाज से लाइट जलाई और वो जल गई। पर इस बार मुझे जादू नहीं, बल्कि उसके पीछे की मेहनत और सोच दिखाई दे रही थी। मुझे वो हजारों डिजाइनर्स और इंजीनियर्स याद आए जो दुनिया के किसी कोने में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि कैसे मेरा एक पल और आसान बनाया जा सके। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां मुझे समझ आ गया था कि डिजाइन का असली मतलब क्या है। पर इस कहानी का एक आखिरी सिरा अभी बाकी था। डोनजी ने मुझे एक बार कहा था कि सबसे अच्छा डिजाइन वो है जिसे कोई नोटिस ही न करे। पर जब सब कुछ इतना सहज हो जाएगा, तो क्या हम अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खो नहीं देंगे? क्या मुश्किलें ही हमें सोचना नहीं सिखाती? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मुझे कहानी के आखिरी हिस्से में मिलने वाला था। इस भाग में हमने देखा कि तकनीक का बढ़ना और उलझना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर स्टैंडर्डाइजेशन और ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के जरिए हम इस उलझन को सुलझा सकते हैं। डोनजी की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि हम इंसान गलतियां करने के लिए बने हैं और मशीनों को हमें उन गलतियों से बचाना चाहिए। अगली बार जब आप किसी नई तकनीक से रूबरू हो, तो याद रखिएगा कि वो आपके लिए बनी है, आप उसके लिए नहीं। और इसी सोच के साथ हम बढ़ेंगे अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर। आज सुबह जब मैं सोकर उठा, तो मुझे अपनी खिड़की से आती धूप कुछ अलग सी लगी। ऐसा नहीं था कि सूरज बदल गया था, बस उसे देखने वाली मेरी नजर बदल गई थी। पिछले कुछ हफ्तों में डोनजी के साथ बिताए वक्त ने मेरे दिमाग की परतों को कुछ इस तरह खोला था कि अब मुझे हर चीज के पीछे की कहानी सुनाई देने लगी थी। मैं अपनी आखिरी मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचा। वो अपना सामान समेट रहे थे, शायद किसी नई यात्रा पर निकलने की तैयारी में थे। मैंने उन्हें देखा और मन में एक उदासी सी महसूस हुई। मैंने पूछा, डोनजी, क्या अब आप जा रहे हैं? अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना था। उन्होंने एक पुराना संदूक बंद करते हुए मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ईशान, सीखना कभी खत्म नहीं होता। मैंने तुम्हें सिर्फ अक्षर सिखाए हैं, अब पूरी किताब पढ़ना तुम्हारा काम है। और याद रखना, ये किताब कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे चारों तरफ फैली इस दुनिया में है। हम दोनों उनके बागीचे में टहलने लगे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। मैंने कहा, डोनजी, आपने मुझे सिखाया कि दुनिया को आसान कैसे बनाया जाए, पर क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया बहुत पेचीदा, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है?
क्या हम सादगी के नाम पर असलियत से दूर नहीं भाग रहे? उन्होंने एक सूखे पत्ते को हाथ में लिया और बोले, ईशान, बहुत गहरी बात कही तुमने। समझदारी और उलझन, कंफ्यूजन के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। दुनिया पेचीदा है और उसे पेचीदा ही रहना चाहिए, क्योंकि पेचीदगी में ही गहराई और खूबसूरती होती है। सोचो, अगर एक वायलिन में सिर्फ एक ही तार होता तो क्या वो इतना सुरीला संगीत पैदा कर पाता? नहीं, वो पेचीदा है, इसलिए उसमें संगीत है। समस्या पेचीदगी से नहीं, बल्कि उस कंफ्यूजन से है जो खराब डिजाइन की वजह से पैदा होता है। एक अच्छा डिजाइन उस सारी पेचीदगी को संभाल लेता है और हमें सिर्फ वो हिस्सा दिखाता है जिसकी हमें जरूरत है। इसे तुम कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट कंफ्यूजन कह सकते हो। उन्होंने मुझे समझाया कि आने वाले वक्त में हमारी मशीनें और भी स्मार्ट होंगी। वो हमारी आदतों को पहचानेंगी, हमारे मूड को समझेंगी और शायद हमसे बात भी करेंगी। लेकिन वहां भी डिजाइन के वही पुराने नियम लागू होंगे। अगर कोई रोबोट या कोई स्मार्ट सिस्टम अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है और हमें यह नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो एक फेलियर है। डोनजी ने कहा, ईशान, भविष्य में डिजाइनर का सबसे बड़ा काम होगा मशीनों को सामाजिक बनाना। जैसे हम इंसानों के बीच एक दूसरे के इशारों और हाव भाव को समझते हैं, वैसे ही मशीनों को भी हमें फीडबैक देना होगा कि वो क्या सोच रही है और अगला कदम क्या लेने वाली है। अगर एक खुद चलने वाली कार, सेल्फ ड्राइविंग कार अचानक रुकती है, तो उसे पैदल चलने वाले को ये इशारा देना होगा कि हां, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम जा सकते हो। ये जो संवाद, कम्युनिकेशन है, यही डिजाइन की असली रूह है। बातों बातों में हम उनके घर के पास वाले छोटे से रेलवे स्टेशन तक आ गए। वहां बहुत भीड़ थी। मैंने देखा कि लोग टिकट मशीनों के सामने खड़े होकर परेशान हो रहे थे। एक जवान लड़का बार बार स्क्रीन को टच कर रहा था, पर शायद वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। पहले मैं उसे देखकर सोचता कि उसे तकनीक का ज्ञान नहीं है, पर आज मुझे गुस्सा उस मशीन के डिजाइनर पर आया। डोनजी ने मेरी आंखों में वो बदलाव देख लिया था। वो बोले, ईशान, अब तुम एक डिजाइन थिंकर बन गए हो। तुम अब लोगों की गलतियों को नहीं देखते, बल्कि उन बाधाओं को देखते हो जो उनके रास्ते में खड़ी की गई है। डिजाइन का असली मतलब सिर्फ चीजें बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में मौजूद रुकावटों को हटाना है। ये एक जिम्मेदारी है जो अब तुम्हारे कंधों पर भी है। जब तुम अपने ऑफिस में बैठो या जब तुम किसी के लिए कोई छोटा सा काम भी करो, तो ये सोचना कि क्या तुम उनके लिए मेंटल मॉडल साफ कर पा रहे हो, क्या तुम उन्हें वो सिग्निफायर्स दे रहे हो जो उन्हें रास्ता दिखा सके। ट्रेन आने वाली थी। डोनजी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, एक आखिरी बात याद रखना ईशान, डिजाइन हमेशा बदलता रहेगा। आज जो स्मार्ट है, कल वो ओल्ड हो जाएगा। पर इंसान की जो जरूरत है, सम्मान की, समझ की और जुड़ाव की, वो कभी नहीं बदलेगी। हम सबको ये महसूस होना चाहिए कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं। जब तुम किसी चीज को इस्तेमाल करो और वो काम न करे, तो मुस्कुराना और कहना कि ये डिजाइनर की गलती है, मेरी नहीं। ये छोटा सा एहसास तुम्हें उस फ्रस्ट्रेशन के बोझ से आजाद कर देगा जो हम हर रोज अपने साथ लेकर चलते हैं, और यही आजादी तुम्हें और भी क्रिएटिव बनाएगी। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। डोनजी अपने संदूक के साथ ट्रेन में चढ़ गए। खिड़की से उन्होंने हाथ हिलाया और बोले, ईशान, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। हर दरवाजा, हर स्विच और हर स्क्रीन तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करेगी। बस उनकी भाषा को समझना मत छोड़ना। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी और मैं वहीं खड़ा उन्हें ओझल होते देखता रहा। पर इस बार मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे आसपास की हर चीज, वो बेंच, वो पंखा, वो सिग्नल लाइट, सब मुझसे बातें कर रहे हैं। मुझे अब समझ आ रहा था कि मेरा कंसेप्चुअल मॉडल अब सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो मेरी जिंदगी के हर पहलू में उतर चुका था। मैंने स्टेशन से बाहर कदम रखा और देखा
कि सड़क पर कितनी हलचल है। एक ट्रैफिक लाइट खराब थी और एक पुलिस वाला हाथों के इशारों से गाड़ियों को रास्ता दिखा रहा था। मैंने गौर किया कि वो पुलिस वाला कितना बेहतरीन डिजाइनर था। उसके हाथों के इशारे सिग्निफायर्स थे, गाड़ियों का रुकना और चलना फीडबैक था, और जिस तरह वो एक तरफ की ट्रैफिक को रोककर दूसरी तरफ को रास्ता दे रहा था, वो एक बहुत ही सटीक मैपिंग थी। बिना किसी हाईटेक मशीन के भी वहां ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन काम कर रहा था। मैं मुस्कुराया और अपनी राह पर चल पड़ा। घर लौटकर मैंने अपना लैपटॉप खोला। जो काम मुझे पहले पहाड़ जैसा लगता था, अब वो मुझे एक पहेली की तरह लगने लगा जिसे सुलझाना मजेदार था। मैंने उन 7 स्टेजेस ऑफ एक्शन को अपनी रोज की टू डू लिस्ट में उतार लिया। अब मैं सिर्फ गोल नहीं बनाता था, बल्कि ये भी देखता था कि मेरा एक्शन दुनिया में क्या बदलाव ला रहा है। अगर कुछ गलत होता तो मैं रुककर दी 5 वाइस पूछता। जिंदगी अब उलझी हुई नहीं, बल्कि एक खूबसूरत डबल डायमंड की तरह लगने लगी थी, जहां मैं हर रोज कुछ नया डिस्कवर कर रहा था और अपनी सोच को बेहतर तरीके से डिलीवर कर पा रहा था। शाम को मैंने खिड़की के पास बैठकर अपनी पुरानी डायरी में एक बात लिखी। डिजाइन सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, डिजाइन वो है जो हम महसूस करते हैं। ये एक पुल है जो हमारी सोच और हकीकत को जोड़ता है। अगर ये पुल मजबूत है तो सफर आसान है, और अगर नहीं तो हमें उसे फिर से बनाने की हिम्मत रखनी चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि डोनजी ने मुझे सिर्फ चीजों को डिजाइन करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को डिजाइन करना सिखा दिया था। एक ऐसी जिंदगी जहां गलतियों के लिए जगह है, जहां सुधार की गुंजाइश है, और जहां हर मुश्किल एक नया सिग्निफायर है जो हमें बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाता है। बाहर अंधेरा हो चुका था, पर मेरे मन में एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस खामोशी को महसूस किया। अब मुझे किसी फीडबैक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि मैं सही रास्ते पर हूं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का यह सफर शायद यही रुक जाए, पर मेरी ये नई नजर अब ताउम्र मेरे साथ रहेगी। अगली बार जब आप किसी मुश्किल दरवाजे के सामने खड़े हो, तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। डोनजी की वो मुस्कुराहट और मेरी ये कहानी हमेशा आपके साथ होगी, आपको ये याद दिलाने के लिए कि दुनिया को और भी खूबसूरत और आसान बनाया जा सकता है। बस एक बार अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ओर से आप सभी का आभार, जो इस गहरे और रूमानी सफर में हमारे साथ रहे। याद रखिएगा, डिजाइन सिर्फ मशीनों के लिए नहीं, दिलों के लिए भी होता है। शुभ रात्रि।